हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ वेक्टर अलजेब्रा। और हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे बेटा, वो पर्पज होगा केवल NCERT, ठीक है ना। और इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जब हम बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। हम लोग केवल सोल्यूशन के बारे में ही बात नहीं करेंगे, हम लोग उस चैप्टर में या उस एक्सरसाइज में क्या क्या कंटेंट पूछा गया है और किसके ऊपर पूछा गया, तो उसके फॉर्मूले और उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज जब हम 1 के बारे में बात करते हैं बेटा, तो उसमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, वेक्टर क्या है, एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर क्या है, वो अगर मालूम है तो काम आपका ईजी हो जाता है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक एरो टाइप से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड होता है विद डायरेक्शन। ध्यान रखिए, किसी भी वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट कैसे करते हो बेटा, देखिएगा ये ए बी है और इसमें हमने एरो का साइन लगा दिया है। आप एरो यहाँ लगा सकते हैं, आप एरो यहाँ लगा सकते हैं, ये एरो का साइन होता है, ठीक है ना। इसको हम ए पॉइंट को बोलते हैं बेटा इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट। और ये होता है टर्मिनल पॉइंट, ठीक ना। क्या होता है, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी लेंथ जो है, अगर ए है तो हम लोग इसे ए वेक्टर भी लिखते हैं। इस पूरे वेक्टर को क्या लिखते हैं बेटा, ए बी वेक्टर लिखते हैं, अदरवाइज ए बी बार लिखते हैं, इस टाइप से भी लिखते हैं। तो इस टाइप से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे बेटा, व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर, ठीक है ना। व्हाट इज द पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो आप पोजिशन दिखाते हैं वो उसकी पोजिशन वेक्टर होती है। जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली है कि कोई पॉइंट P दिया गया है, पॉइंट P जो है 3D में दिया गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वहाँ पर पॉइंट P क्या है, एक्स वाई जेड है। तो इस पॉइंट को हम लिखते हैं बेटा OP वेक्टर। देखो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं OP वेक्टर। तो OP का मतलब एक्स के साथ आई आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट क्या है बेटा, एक्स का कंपोनेंट क्या होता है, आई होता है। वाई का कंपोनेंट जे होता है, तो वाई के साथ जे आएगा। और के कंपोनेंट जो है वो जेड का है, तो जेड के साथ के आ जाएगा। तो ये ओपी वेक्टर होता है, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ओपी वेक्टर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, ओके। अब हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड जब भी लेते हैं तो ओपी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ क्या है। तो लेंथ का मतलब हो गया कि इन रूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ आई, इसको बोलते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ आई का स्क्वायर, कंपोनेंट ऑफ वाई जे का स्क्वायर और कंपोनेंट ऑफ के का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर का सम जो होता है वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइन। तो व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है कि जब भी ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, वो जो एंगल फॉर्म करता है, वाई के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है और जेड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है, इन सभी के कॉज को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। देखिए कॉज अल्फा बेटा, तो ध्यान से देखेंगे अगर इस वेक्टर में, इसी को हम लोग यहाँ पे अगर बना के दिखा दे सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर ये एक्स हो गया बेटा, ये वाई हो गया और ये हो गया जेड। ये पी पॉइंट है, तो ओ पी वैक्टर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो ये क्या होता है बेटा, एक्स होता है, तो ये एंगल अल्फा है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो ध्यान रखिएगा ओ पी का मैग्नीट्यूड जो है वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसी को हमने आर से लिख दिया है, ये आर है, ठीक है ना। तो ओ पी वैक्टर ये हो गया ओ पी और ये हो गया एक्स। तो कॉज अल्फा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। सेम मैंने हमने कॉज बीटा को भी लिखा बेटा, तो कॉज बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, कॉज बीटा की वैल्यू हो गई वाई अपॉन आर और कॉज गामा की वैल्यू हो गई जेड अपॉन आर, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू हो गई। और इन्हीं को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इन्हीं को हम लोग एल एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अब डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड कुछ फॉर्मूले होते हैं या कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। अब ये क्यों होती है, तो अब आप अगर इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो बहुत सिंपल सा केस है कि कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा को अगर हमने ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और डिवाइड में आर स्क्वायर सबके साथ है तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है एक्चुअल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या बेटा, आर का स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर होगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि भाई ये कैसे आ गई है। दूसरी कंडीशन बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 है। तो इसी एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बेटा कॉज स्क्वायर को 1 माइनस का साइन स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या बेटा 1। हम इन सभी वैल्यू को अगर राइट साइड में ट्रांसफर कर दें तो 1 इधर आ जाएगा बेटा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या बचा 2, तो 2 इधर आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब बात करते हैं cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा की। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटा इसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखिएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा कर दिया। 2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया उसका रीजन समझ में आएगा अभी। यहाँ -1 कर दीजिए, यहाँ -1 यहाँ -1, तो कितना आ गया बेटा -3 हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या बेटा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, ये cos 2 बीटा का फॉर्मूला है और ये cos 2 गामा का फॉर्मूला है और 2 -3 की वैल्यू -1। तो अब आपके पास ये भी रिजल्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इक्वल टू -1 क्यों होता है उसका रीजन आपके पास आ गया है, ठीक है। चलिए, तो ये डायरेक्शन कोसाइन के रिजल्ट से इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विद द एक्स एक्सिस, अल्फा बीटा गामा एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बेटा क्या होता है, बात होती है जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि ए वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट सेम होता है उसे आप जीरो वेक्टर कहते हैं। तो जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो ऑलवेज भी जीरो होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरो वेक्टर का, जीरो होता है। बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। और ए वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप हो गया इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड करना होता है। बहुत सिंपल सा काम है, किसी भी वेक्टर को यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि कोई भी एक ब्लॉक है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं दो डायरेक्शन में, ये है और ये है, तो इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर है, तो इसे को इनिशियल वेक्टर से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन कंडीशन बात करते हैं बेटा, को लीनियर वेक्टर दिया गया। क्या दिया गया, को लीनियर वेक्टर। को लीनियर का मतलब ये होता है कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या है, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्या कॉन्सिडेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं, को लीनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग इस टाइप से भी लिखते हैं बेटा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी। क्योंकि होता क्या है कि इनकी डायरेक्शन तो सेम है, डिफरेंस किसका होता है, मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने क्या किया है, लैम्डा का डिफरेंस दिखा दिया है। अब लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंस होगी इसके मैग्नीट्यूड की, बाकी तो सब कुछ इक्वल है क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो डिफरेंस किसका होगा, मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है कि दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। और इसको बहुत इजीली समझा जा सकता है कि इनके
सभी कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। कंपोनेंट ऑफ आई जे एंड के आर सेम, ठीक है ना, सभी चीज़ें सेम हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। सेकंड बोलते हैं बेटा नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट है, दो वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट है। देखिएगा ये वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इस वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, अपोजिट है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है। क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ये होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज जो 1 है और बाकी भी जितनी एक्सरसाइजेज हैं उन सभी में इन कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छे से यूज होगा। तो आप ये कम से कम हमने इसको एक्सप्लेन किया बेटा 11 मिनट में। तो 11 मिनट ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं इसके लिए तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज की, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सॉल्व एग्जांपल्स के बारे में, क्लियर। तो सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, हमारे पास जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं, सॉल्व एग्जांपल्स, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल इस टाइप से लिख देते हैं, यह है सॉल्व एग्जांपल्स। देखा जाए क्या क्या कंडीशन दे रखी है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, थ्योरिटिकल एक्सरसाइज है, लेकिन सॉरी आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। थ्योरिटिकल एक्सरसाइज है तो उससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल जो दिया गया एनसीईआरटी का, वो दिया गया बेटा रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट बोला गया है और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है ना, डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर आपसे कहा गया है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना, तो देखिए बहुत सिंपल सा चार्ट है। आप किसी भी डायरेक्शन सेंस की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो जो एक्स एक्सिस होती है बेटा इसे ईस्ट बोलते हैं, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, ठीक है ना। क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये नॉर्थ है। एक्चुअली क्वेश्चन में साउथ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने नॉर्थ की बात करनी है तो नॉर्थ के वेस्ट में 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री आपका कुछ ऐसा होगा बेटा, क्या होगा 30 डिग्री ऐसा। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, इसे आपको रिप्रेजेंट करना है। और ये जो डिस्टेंस है आपकी, वो डिस्टेंस आपकी ओपी वेक्टर को दिखाते हैं। तो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में क्या बेटा, वो 40 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ हमने साउथ लिखना है तो साउथ लिख देते हैं बेटा, हमने नॉर्थ लिख दिया तो साउथ का मतलब आपके 30 डिग्री ऐसा हो जाएगा, साउथ के 30 डिग्री वेस्ट में, तो ये 30 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पी डैश लिखना चाहें तो ओपी वेक्टर का ओपी डैश का पी लिख सकते हैं और ये 40 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया बेटा, तो बहुत अच्छे से वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़, क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आधे अधूरे में आधा अधूरा ही कॉन्सेप्ट मिलता है, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। फिर आप क्या करते हो, कहते हो कि आपको समझ में नहीं आया। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को बोला गया है, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में ये पूछा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। अब आपको स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में बात करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन वाली बात होती है। जैसे फर्स्ट बोला गया बेटा 5 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स के लिए आपको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत तो होती नहीं है, तो अब यह मतलब ये क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। सेकंड पूछा गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम का केस है, वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ऑब्वियसली बात है ये भी स्केलर हो जाएगा। थर्ड के बारे में बात की गई है, थर्ड आपका 10 न्यूटन, 10 न्यूटन बोला गया, ठीक है ना। अब 10 न्यूटन का मतलब क्या होता है, ये न्यूटन का किसका होता है, फोर्स का होता है। और फोर्स में एक्चुअल में डायरेक्शन होती है, क्योंकि फोर्स के जो वैल्यू होती है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होती है। तो 10 न्यूटन इज क्या होगा बेटा,
वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना, क्या हो जाएगी, वेक्टर, बिकॉज इसमें डायरेक्शन होता है। फोर्थ को जो है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में ये क्या है, स्पीड दी गई है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी होती है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो ये स्पीड क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक। फिफ्थ जो दिया गया है, फिफ्थ है आपका 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राम भी है मतलब केजी, मतलब मास हो गया, मास और वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम का स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। इंटर 6 जो दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड तो है लेकिन टुवर्ड नॉर्थ बोला गया है, टुवर्ड नॉर्थ। तो अब इसमें देखिएगा ध्यान से कि इसमें नॉर्थ की डायरेक्शन दे दी है, मतलब डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब है ये वेक्टर है। तो ये क्वांटिटी कैसे आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, जस्ट आपको स्केलर एंड वेक्टर को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया गया है एग्जाम्पल थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड जो दिया गया है वो दिया गया है विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो आपको एक फिगर दिया गया है और उसमें आपको बताना है, तो उस फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। वो फिगर कुछ ऐसा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर है, एक डायरेक्शन ये है, नेक्स्ट वन आपको ये दिया गया एक वेक्टर और ये दिया गया है आपको, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर दिया गया है एंड दिस वन डी वेक्टर, ठीक है। तो पहला काम तो ये पूछा गया कि कोलिनियर बताइए कौन सा है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि आपका पैरेलल होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है लेकिन सेम लाइन में होना चाहिए। तो देखिएगा सी वेक्टर के पैरेलल में क्या है, ए वेक्टर है और डी वेक्टर जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन है डायरेक्शन सेम, लाइन तो सेम ही है, तो कोलिनियर वेक्टर होगा, मतलब सेम लाइन का वेक्टर हो जाएगा। सेकंड बोला गया इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर के लिए क्या कर सकते हैं कि वेक्टर जो है ये जो मैग्नीट्यूड है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो सी वेक्टर है और ए वेक्टर है उसे हम लोग इक्वल ले जाए बिकॉज ऑफ डायरेक्शन सेम है, ठीक है। थर्ड दिया गया है आपको, थर्ड दिया गया क्या, को इनिशियल। तो अब किस पॉइंट से सारे वेक्टर से स्टार्ट हो रहे वो देखते हैं। एक पॉइंट ये दिया गया है जहां से बी स्टार्ट हुआ है, सी स्टार्ट हुआ है, डी स्टार्ट हुआ है, मतलब बी वेक्टर, डी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये सारे के सारे क्या है बेटा, को इनिशियल वेक्टर्स हैं जो कि इनिशियली पॉइंट से स्टार्ट हुए, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सॉल्व एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 5 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग फटाफट इसे कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं। तो अब बात करेंगे अनसॉल्व के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, अनसॉल्व के बारे में। तो अनसॉल्व देख लेते हो बेटा। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कहा गया बेटा। देखिए क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं लिखता हूं तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी की बुक को लेके बैठिएगा। 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब ऑब्वियस सी बात है, पहला ही एग्जांपल हमने किया था, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ के ईस्ट में, तो नॉर्थ का ईस्ट आपका ये है और कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री आपने इस टाइप से बना दिया। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है और इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपी। और जो ओपी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है आपके पास 40 किलोमीटर का, तो आप इस टाइप से इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड बात करिए क्लासीफाई, फिर से क्लासिफिकेशन बेटा। तो फर्स्ट जो दिया गया वो 10 kg दिया गया है, सेकंड दिया गया है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट कहा गया है, थर्ड दिया गया है 40 डिग्री, फोर्थ है आपके पास 40 वाट एंड फिफ्थ है 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। और 6 है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ओके, ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो 10 kg मास का सिंबल है। तो मास का सिंबल कैसा होता है बेटा? स्केलर होता है। 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट कहा गया बेटा, 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट कहा गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है ना। 40 डिग्री कहा गया, तो डिग्री का मतलब कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में ये नहीं पता है, तो ये भी क्या हो गई? स्केलर हो गया। 40 वाट ये पावर का है। पावर एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता है। पावर एक्चुअली में वर्क के ही फॉर्म में होता है, तो वर्क की कोई इसके वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। 10⁻⁻⁹ कूलाम है। कूलाम किसका होता है बेटा? फोर्स का होता है ना, चार्ज का होता है, सॉरी कूलाम किसका होता है बेटा? चार्ज का होता है ना। मुझे याद करने दीजिए कूलाम के बारे में। तो कूलाम होता है चार्ज का, और चार्ज के लिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन है। और एक्सीलरेशन कैसा होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। ये सारे के सारे पार्ट्स जो है बेटा फिजिक्स के पार्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। थर्ड भी जो दिया गया है वो भी ऐसे ही दिया गया बेटा। क्लासीफाई करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपसे बोला गया है। अब टाइम पीरियड कैसा होता है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और डिस्टेंस आपसे बोली गई बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका भी क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड फोर्स दिया गया है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। वर्क डन, वर्क डन के बारे में अभी बात हम लोगों की थी। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड बात की गई है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे के सारे फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, सारे के सारे। तो उस टाइप से आप फोर्स और मतलब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर बनाया हुआ है बेटा, इस टाइप से एक फिगर है स्क्वायर टाइप का। और यहाँ पे ए वेक्टर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये वेक्टर दिया गया है आपको, डायरेक्शन क्या है इसकी? ये डायरेक्शन ये है, और ये डी वेक्टर है। यहाँ डायरेक्शन जो दी गई वो इस टाइप से दी गई है, वो है पी वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। फर्स्ट जो दिया गया आपसे कहा गया को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल को आप सर्च कीजिए जरा। एक पॉइंट से जाने वाले कौन से हैं? एक पॉइंट से कौन कौन ज़्यादा है? ए ज़्यादा है और डी भी ज़्यादा है, ठीक है ना। एक पॉइंट से जाने वाले ए और डी है, तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल, एक ही पॉइंट से ज़्यादा है, ठीक है। और कोई है क्या? नहीं। सेकंड, इक्वल वेक्टर। इक्वल के बारे में जो बात हुई थी, इक्वल के बारे में डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर तो नहीं है, लेकिन डी और बी वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर। थर्ड क्या आ गया? कोलिनियर बट नॉट इक्वल। थर्ड है कोलिनियर बट नॉट इक्वल कहा गया। तो कोलिनियर होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम है बट इक्वल नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसको हम देख सकते हैं, ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक ना, इक्वल नहीं होंगे। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर ये क्या है? कोलिनियर तो है, डायरेक्शन तो अपोजिट है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर, लेकिन लाइन तो पैरेलल है ना। तो लाइन अगर पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं? कोलिनियर बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट जो दिया गया है वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए, ठीक है ना। वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर, यस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन तो मतलब दोनों तो पैरेलल होते हैं। सेकंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। दो वेक्टर्स हैं, पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो नो। सेकंड का क्या आएगा? नो आएगा। थर्ड, क्योंकि ऑलवेज बोला है ना, तो ऑलवेज तो नहीं हो सकता। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अब दो वेक्टर्स है, सेम मैग्नीट्यूड है। अब एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4 है। एक वेक्टर ने ले लिया जिसका वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 है, लेकिन क्या है? कोलिनियर होंगे क्या? नहीं होंगे ना।
तो जरूरी तो नहीं है, तो नो बोल दिया। फोर्थ, टू कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। हाँ बिल्कुल सही है, दो कोऑर्डिनेट वेक्टर है बेटा, तो डायरेक्शन तो सेम हो गई और इक्वल मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर बी के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होगा, तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जो 10.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है बेटा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 की और उसके कॉन्सेप्ट विद सॉल्व एग्जाम्पल एंड अनसॉल्व एग्जाम्पल्स, सारा डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।